हम खबर के साथ निगरान वजीर आजम के इंतखाब का मामला डेडलॉक की जानिब बढ़ने लगा। अपोजिशन लीडर की वजीर आजम से 5वीं मुलाकात सिर्फ 5 मिनट जारी रहने के बाद बेनतीजा खत्म हुई। दोनों रहनुमा परसों फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। सहाफियों ने मुलाकात का नतीजा पूछा तो अल्फाज के चुनाव में एहतियात बरतने का मशवरा देने वाले खुर्शीद शाह की जबान लुढ़क गई। कहते हैं जुमेरात को हम किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। दोनों रहनुमा आज इस 5वीं मुलाकात में सिर्फ 5 मिनट बात कर पाए हैं, लेकिन अभी भी ये मामला ऐसा लग रहा है कि ये डेडलॉक की जानिब बढ़ता जा रहा है। आज अगर खुर्शीद शाह की जानिब से ये कहा गया कि जुमेरात को हम अगर किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन लीडर की वजीर आजम से 5वीं मुलाकात भी बेनतीजा रही। मुलाकात की अंदरूनी कहानी न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। 5 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात पर दोनों रहनुमा अपने अपने नामों पर डटे रहे। अपोजिशन लीडर का कहना है परसों दोबारा मुलाकात होगी, कोई नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अगर ये मामला तय नहीं हुआ तो फिर 4-4 की कमेटी बनेगी और 3 दिन के अंदर ये नाम उधर जाएंगे, दोनों नाम उधर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से जो अक्सरियत होगी उसको वो नाम। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ निगरान वजीर आजम के नाम पर मुत्तफिक न हुए तो स्पीकर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम करेंगे। दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल कमेटी 3 रोज में निगरान वजीर आजम का फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी नाकाम रही तो मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा। इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान 48 घंटों में फैसला करेंगे कि आइंदा निगरान वजीर आजम कौन होगा। हुकूमत और अपोजिशन 5वीं मुलाकात में भी निगरान वजीर आजम के लिए एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है कि निगरान सेटअप के नाम पर शायद इत्तफाक ना हो सके और पार्लिमानी कमेटी तक ये मामला जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन यशफीन जमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशफीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रही हैं, 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने तो ये कहा था कि आप जो भी नाम देंगे उसको हम निगरान वजीर आजम बना देंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि ये तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत शायद किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा करेगी इस सारे मामले में। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन सामने आ रही है, 5 मुलाकातों के बाद भी अगर मामला नहीं बन रहा तो ये बात जैसे कि अभी आपने भी कहा, बहुत ही सीनियर कानूनी एक्सपर्ट और सीनियर पॉलिटिशियंस की पहले से वैसे यही राय थी कि ये मामला अल्टीमेटली कमेटी के पास की जाएगा, यहाँ पर शायद इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। तो नेम 1 सेंटर एतजाज एहसन साहब ने भी ये कहा था कि मुझे कम से कम इत्तेफाक राय होता हुआ दिखाई नहीं देता, ये मामला नहीं सुलझ पाएगा। यहाँ पे जो नाम है उनके ऊपर इस वक्त रिजर्वेशन शो की जा रही है। कुछ जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं चाहते कि कोई फॉर्मर ब्यूरोक्रेट या कोई फॉर्मर जज जो है वो निगरान सेटअप में वजीर आजम आए। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये दोनों हजरात हैं, ये दोनों फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है, तो शायद ये वजह बन रही है रिजर्वेशन की। लेकिन जलील अब्बास साहब के नाम को लेकर ये बात फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट को क्या एतराज है, क्योंकि इसी दौर में अपने ही दौर में उन्होंने इनको तकरीबी तैनात किया अमेरिका में, और वैसे भी ही इज अ वेल रिप्यूटेड पर्सन। तो अगर ज़का अशरफ का मामला थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट, लेकिन अगर इस नाम के ऊपर गौर किया जाए तो कंसिडर करना चाहिए ताकि मामला खुश खूबी से यहाँ पर हल हो जाए। एक बात यहाँ पे ये कहना भी बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है कि सियासतदान बाद में हमें गिले और शिकवे करते हुए दिखाई देते हैं कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है हमारी डोमेन और मामला के अंदर। इतना छोटा सा मामला भी अगर 2 सियासी जमातों के इतने बड़े लेवल के ऊपर पॉलिटिशियंस नहीं सुलझा सकते तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन आएगा, कल को कोई नाम वहां से फाइनलाइज होता है, फिर यही सियासतदान हमें शिकायत करते हुए दिखाई देंगे। तो मैं समझती हूँ कि अच्छी रिवायत नहीं है जो कायम हो रही है अगर ये मामला यहाँ पे सेटल नहीं होता। तो यशफीन, क्या समझती हैं आप कि अभी जो नाम फाइनल नहीं हो पा रहे, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए, हुकूमत को उन पर क्या एतराज हो सकते हैं? और साथ ही साथ कुछ सरप्राइज नाम भी सामने आए, जैसे कि मलिहा लोधी का नाम भी शामिल है। जी ये तो वही बात है, जराये के मुताबिक हम सब लोग ये नाम चला रहे हैं और कोट कर रहे हैं। जो 2 नाम अभी तक जिनके ऊपर ज्यादा बहस हो रही है, ये जो नाम कहा जा रहा है कि लिए गए हैं, वो ज़का अशरफ और जलील अब्बास जिलानी के नाम ही हैं। और ज़का अशरफ का जहाँ तक मामला है, जो एक शर्त है बुनियादी कि अनबायस्ड होना चाहिए, पार्टिजन नहीं होना चाहिए कोई शख्स, तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी के मेंबर रहे हैं 1 हफ्ता पहले तक। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि इनका नाम देना है बतौर वज़ीर आज़म, तो इनको वहां से मुस्ताफी कराया गया। तो इनको तो खैर नॉन पार्टिजन नहीं कहा जा सकता किसी भी एतबार से, तो मे भी ये भी एक कंसर्न होगा। और वैसे भी पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनके बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो शायद ये एक कंसर्न होगा। जलील अब्बास जिलानी, जैसे मैंने पहले कहा कि जो खबरें ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ शायद इस बात के ऊपर कोई रिजर्वेशन शो कर रहे हैं कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए,
मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस, अदरवाइज तो ये एक रीजनेबल नाम है, अनबायस्ड है, ब्यूरोक्रेट है फॉर्मर, और अमेरिका में जो सफीर रहे हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही दौर में रहे हैं। तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्यों इस नाम के ऊपर एतराज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन यशफीन जमाल हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी। आम इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, इसके साथ ही निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार से मुतालिक सवालात सर उठा रहे हैं। निगरान हुकूमत पॉलिसी तैयार करने और फैसला साजी में किस हद तक बाइख्तियार है, आइए मजीद जानते हैं। निगरान हुकूमत के इख्तियारात की हद क्या है? इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 में इख्तियारात की हदूद का तयन कर दिया गया। रोजमर्रा के हुकूमती अमूर की अंजामदही निगरान हुकूमत का पहला बुनियादी फर्ज है। साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब का इनकाद भी निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत ना कोई बड़ा फैसला कर सकती है और ना ही अवामी मुफाद के खिलाफ कोई मुआहदा, ऐसी पॉलिसी भी नहीं बना सकती जो आने वाली हुकूमत के फैसलों पर असरअंदाज हो। निगरान हुकूमत तकर्रियां तबादले या अफसरान को तरक्की नहीं दे सकती। जरूरत के पेश नजर अवामी मुफाद में मुख्तसर मुद्दत के लिए तकर्रुर व तबादला किया जा सकता है। निगरान हुकूमत के अरकान को ताहयात कोई मराहत नहीं मिलती। निगरान वजीर आजम भी ओहदा खत्म होने के बाद किसी मराहत के मुस्तहिक नहीं होते। उधर शुजात हुसैन कहते हैं कि निगरान वजीर आज़म और वज़राए आला गैर मुतनाज़ा होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेना चाहिए। मुस्लिम काफ के कायदीन शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से एजाजुल हक ने मुलाकात की, जिसमें मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़ों के इत्तेहाद पर मुशावरत की गई और इसे बरवक्त और खुशाइन करार दिया गया। नवाज के कॉल ऑफ फेल के जिम्मेदार नहीं है। एहतसाब अदालत में अपना बयान कलमबंद कराते हुए उनका कहना था कि यह दुरुस्त है कि हुसैन और हसन नवाज को मफरूर करार दे दिया गया, लेकिन इस बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा, आखिरी 4 सवालों के जवाब लंबे थे, इसलिए कल पर रख छोड़ा है। लंदन में प्रॉपर्टी है आपकी? जी, लंदन में प्रॉपर्टी है जी। हसन नवाज साहब कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे? जी, हसन नवाज साहब कारोबार कर रहे हैं और पिछले 20-21 साल से जो ना वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। हुसैन और हसन नवाज के कॉल ऑफ फेल का जिम्मेदार नहीं नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में साफ साफ कह दिया। अपने बयान में साबिक वजीर आजम का कहना था, हसन और हुसैन नवाज मफरूर हैं, लेकिन इस बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हसन और हुसैन नवाज अपने कॉल ऑफ फेल के खुद जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि वो कैपिटल FZE के कर्ज और लेन देन से कभी मुंसलिक नहीं रहे। जाफजा के फार्म और मुलाजमत के रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। वाजिद जिया ने कानून को रोंदते हुए मजमूम मकासद के लिए जाफजा अथॉरिटी का सर्टिफिकेट पेश किया। पेशी के बाद नवाज शरीफ थके थके नजर आए। सहाफी के सवाल पर कहने लगे, आखिरी सवालों के जवाब लंबे थे, इसलिए वो कल पर रख लिए। सिर्फ 4 सवाल बाकी छोड़ गए, आज वो कंप्लीट हो जाते तो अच्छा नहीं था? नहीं, कुछ लंबे सवाल जवाब उनके। सहाफियों ने UNDP की रिपोर्ट का पूछा तो मरियम नवाज बोली, दूध का दूध और पानी का पानी अब इलेक्शन में होगा। मैडम ये बताएं कि UNDP की जो रिपोर्ट आई है उस पे KP की हुकूमत की जो कारकर्दगी आई है, लेकिन उस हवाले से परवेज खट्टक और इमरान खान उसको ड्रामा करार दे रहे हैं, क्या कहेंगी? पता चल जाएगा इलेक्शन में इंशाल्लाह। इससे पहले कमरे अदालत में मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अपनी सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था, PTI के पास वोट बैंक नहीं है। नवाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कतरी खतूत को तस्लीम कर लिया और कहा कि प्रिंस हमद बिन जासिम ने खुद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर इन खतूत की तस्दीक भी की। वो तफ्तीश में शामिल होना चाहते थे, लेकिन JIT ने उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया। साबिक वजीर आजम ने कतर से मुताल्लिक किसी लेन देन से ताल्लुक से इनकार किया। गल्फ स्टील, अल अजीजिया, हुदैबिया और अल तौफीक में मुआहिदों से भी लाइल्मी जाहिर कर दी। साबिक वजीर आजम एहतसाब के कटहरे में नवाज शरीफ ने कतरी खतूत को तस्लीम कर लिया। साबिक वजीर आजम का कहना है, 22 दिसंबर 2016 का कतरी शहजादे का खत और वर्कशीट तस्लीम शुदा है। प्रिंस हमद बिन जासिम ने सुप्रीम कोर्ट को खुद खत लिखा, इन खतूत की तस्दीक भी की। कतरी शहजादे ने शामिल तफ्तीश होने में दिलचस्पी जाहिर की। JIT ने कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। वाजिद जिया का तबसरा सुनी सुनाई बात है।
साबिक वजीर आजम का कहना है वो कतर से मुतालिक किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहे। उनका गल्फ स्टील से मुतालिक मुआहिदों से भी कोई लेना देना नहीं। वो नहीं जानते दुबई स्टील मिल के लिए सरमाया कहां से आया। हुदैबिया मिल और अल तौफीक के दरमियान मुआहिदे से भी लाइल्मी जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने बताया जेरमी फ्रीमैन ने कॉम्बर ग्रुप और नेल्सन नेस्कोल ट्रस्ट की तस्दीक की। इस ट्रस्ट डीड की कॉपी उनके ऑफिस में भी मौजूद थी। अख्तर राजा और JIT ने ये कॉपी हासिल करने की कोशिश की और ना नैब के तफ्तीशी अफसर ने। रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट, ईमेल और ट्रस्ट डीड की फोटोकॉपीज पर तैयारी की गई। फोटोकॉपी पर फॉरेंसिक मुआयने का भी कोई तस्वुर मौजूद नहीं। फॉरेंसिक माहिर ने भी फोटोकॉपी पर मुआयने पर हिचकिचाहट जाहिर की है। नैब ने नवाज शरीफ के बयान का लंबन करने के तरीकेकार पर एतराज उठा दिया। नैब की प्रोसिक्यूटर का कहना है कि होना तो ये चाहिए कि अदालत सवाल करे और साबिक वजीर आजम जवाब दे। नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि अगर वो ज्यादा देर पढ़ें तो उनके गले में मसला होता है। नैब को अगर एतराज था तो पहले रोज करते। आज ये पूछा गया नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि उनको सवालों के जवाब खुद बोल कर देने चाहिए, जिस पर नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि अगर वो ज्यादा देर पढ़े तो उनके गले में मसला होता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। पंजाब की तरक्की को माने जमाना, अब ढूंढेगा न्याजी कोई और बहाना। उकाड़ा में वजीर आला शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन पर तंज के तीर चलाने के लिए शायरी का सहारा ले लिया। कहते हैं पंजाब है टॉप पर, कुछ रहम करो अपने आप पर। PTI 100 दिन के एजेंडे से अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। इमरान खान ने 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बर्बाद कर डाला। जरदारी ने 5 सालों में कराची को किरची किरची कर दिया। पंजाब की तरक्की को माना जमाना, अब ढूंढेगा न्याजी कोई और बहाना। दुनिया में पंजाब का नाम हुआ झूठा, न्याजी का हर इल्जाम हुआ और जरदारी पूरी तरह नाकाम हुआ। सच्ची इज्जत मिलती है सिर्फ काम से, कुछ नहीं होता न्याजी के इल्जाम से। और दिखाकर तमाशा मदारी गए न्याजी और आसिफ जरदारी गए। 100 दिन का जो विजन दिया है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये किसको आप धोखा दे रहे हैं। जरदारी साहब आप दुबई चले गए मीटिंग्स के लिए, उम्मीद है आप जल्दी तशरीफ ले आएंगे। आप कराची को कर्ची करके आप दुबई बैठ गए। और इमरान खान के 100 दिन के प्लान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शदीद तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान के नकात में संजीदगी नहीं, हमें चोर चोर कहने वाले बैनुल अक़वामी तौर पर चोरी में पकड़े गए। इमरान खान आज तक तब्दीली नहीं ला सके, उनके हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून मखसूस सोच की जमात रह गई है। मौला बख्श चांडियो ने मजीद कहा कि वो इतराफ़ करते हैं उनकी जमात से गलतियां हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई है। इमरान खान के हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर ही नहीं है। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि हमारी जमात से गलतियां हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। बात पे भी एतबार आ गया है कि उनके हाथ में वज़ीर आज़म की लकीर नहीं है, तो जब बने तब बने। अब वो ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कौमी तराना बजाकर तकरीरें करना, ये जो कल प्रोग्राम दिया है 90 दिन का, ये सब ख्वाहिशें हैं। ऐसी ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। असल ख्वाहिश है वज़ीर आज़म बनने की। मेरा ख्याल है खान साहब के पास न वज़ीर आज़म का लहजा है, न वज़ीर आज़म का रवैया है, न वज़ीर आज़म का मिजाज है उनके। और अभी आपको बताएं कि नून लीग के विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब से बड़ी कामयाबी मिल गई। मुजफ्फरगढ़ से लीगी MNA सरदार आशिक गोपांग, MP आमिर गोपांग और MPA सब्तैन रजा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तीनों रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया। बाकायदा शमूलियत बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात के बाद होगी। वेलकम बैक। भारत खत्ते के अमन का दुश्मन बन गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी को मामूल बना लिया। सियालकोट, शकरगढ़ और जफरबाद सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से एक शख्स शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय जारहिया से मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा। मकामी लोग घर बार छोड़कर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। भारत का जंगी जनून बेकाबू, सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी बदस्तूर जारी। LOC पर फायरिंग और गोलाबारी को मामूल बना लिया।
बुज़दिल दुश्मन की फोर्सेज ने सियालकोट में चारवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। सरहदी गांव जंद सरहाल का रिहायशी असलम नामी शहरी शहीद हो गया। 2 बच्चे जख्मी भी हुए जिन्हें CMH मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय फोर्सेज ने शकरगढ़ सेक्टर में भी तगलपुर, सांबली, तमाना और लंबड़ियाल गाँव में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जफरवाल सेक्टर के सरहदी गांव लहड़ी कलां, टांडा, तब्बा, सकरोड़ी, पोई और डंडत में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी ने लोगों को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। जनाब रेंजर्स की जानिब से भारतीय शरंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।